हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, मैं आज ही इस सेशन में 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 यानी रासायनिक बल गति को बताने वाला हूं। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक देखिए, मज़ा आ जाएगा। और बाकी जो पिछले सेशन को नहीं देखे हैं वो 3 चैप्टर तक, अप टू 3 चैप्टर तक, वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाइए, वहाँ से देख लीजिए, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ देख लीजिए। वहाँ सब चीज़ है, पढ़ा हुआ है। हिंदी का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, बायो का है, सारा चीज़ का, इंग्लिश का भी मिल जाएगा, सारा चीज़ का मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं बिना समय को गवाए हुए डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ क्या है, सो पढ़ा जाए। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है, अनुभार पर, ऑप्शन सी है परमाणु भार पर, या ऑप्शन डी होगा तुल्यांक भार पर। बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, किस पर निर्भर करता है? ए यानी ए हो जाएगा, यानी सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर। समझे? चलिए नेक्स्ट चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? सो देखिए, ऑप्शन ए है अभिक्रिया वेग का कम करता है, या बी होगा अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है, या सी होगा अभिक्रिया वेग को बढ़ाता एवं घटाता है, या डी होगा इनमें से कोई नहीं। बताइए, आप लोग तो सभी को पता होगा कि अभिक्रिया में उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट क्या करता है, इसे है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि अभिक्रिया वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, दोनों करता है। कौन? उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट। समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि प्रतिक्रिया ए बी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 डी वी बाई डी टी, प्रतिक्रिया का वेग नियम कौन सा है? जो इस प्रतिक्रिया का वेग नियम है, एक समीकरण है उसका। ठीक है, बताइए। ए में लिखा हुआ माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए के होल स्क्वायर। अब बी में लिखा हुआ डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए, या डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के होल स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? अब क्रिया आप लोग तो पढ़वे किए हो, रिएक्शन। बताइए ए से बी कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या हो जाएगा? यानी माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए के होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है लिखा हुआ, यानी एक किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम माने आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है तो क्या होगा? डेल एच इज इक्वल टू 0, या डेल एस इज इक्वल टू 0, या शून्य कोटि प्रतिक्रिया होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। बताइए क्या हो जाएगा? यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे? यानी किसी प्रतिक्रिया के माने आगे और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्तेजना ऊर्जा के समान है। किस ऊर्जा के? यानी डेल एच इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित समय ग्राफ, निम्नलिखित ग्राफ 1 और 2 एंड 3, 1, 2 और 3 में कौन सा ग्राफ प्रतिक्रिया के प्रथम कोटि को दर्शाता है, यानी फर्स्ट ऑर्डर को दर्शाता है? ग्राफ 1 यहाँ है, देख लीजिए, यानी कि इसका है इक्वेशन, यानी log a माइनस एक्स ऊपर वाला है, ए वाला, और देखिए ये है टाइम टी है। ठीक है, इसको में देखिए log a बाई ए माइनस एक्स ए है, और ये जो है टाइम हो गया, दूसरा ग्राफ हो गया। और तीसरा ग्राफ है नीचे, जो देखिए आप लोग, तीसरा ग्राफ है ये है, इधर T1/2 और कंसंट्रेशन इधर है। तो बताइए ये कंसंट्रेशन बता रहे हैं, यानी नीचे वाला जो है, यानी एक्स एक्सिस वो क्या बता रहा है? इसमें टाइम बता रहा है, ये तो सही है, और इसमें भी टाइम बता रहा है, यानी कि 1 और 2 सही होगा। तो सही मेरा जवाब होगा, कौन में है देख लीजिए, पहला नहीं दूसरा, हाँ दूसरा में है 1 और 2। चलिए सही हो गया बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, H2 प्लस Cl2 क्या है? 2HCl। इस प्रतिक्रिया की कोटि है, मतलब इसका ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, इस प्रतिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगा? ए है शून्य कोटि, बी होगा प्रथम कोटि, और सी है द्वितीय कोटि, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग तो पढ़े किए होंगे, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। क्या हो जाएगा?
शून्य कोटि का अभिक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 7वां नंबर में। क्या है CH3COO C2H5 प्लस H2O से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा CH3COOH प्लस C2H5OH की कोटि होगा। इसका भी ऑर्डर पूछा है। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी होगा 3। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, यानी फर्स्ट ऑर्डर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। ऑप्शन ए है शून्य कोटि की अभिक्रिया, ऑप्शन बी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या सी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, या डी तृतीय कोटि की अभिक्रिया। यानी एथिल एसीटेट बोला है, बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, यानी प्रथम कोटि, इसमें भी हो जाएगा सॉरी, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखलाता है? शून्य कोटि प्रतिक्रिया कौन दिखलाता है? और ग्राफ दिया हुआ है, पहला ग्राफ दिया हुआ है यहाँ देखिए, यहाँ दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, तीसरा ग्राफ नीचे है, यानी सी, ये तीसरा ग्राफ हो गया। बताइए कौन दर्शाएगा? आई डी चौथा ग्राफ हो गया। तो बताइए इसमें कौन होगा, ए बी या सी या डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर शून्य कोटि दर्शा रहा है। कौन? सी नंबर, ए बी नहीं, यानी सी शून्य कोटि की अभिक्रिया दिखा रहा है, यानी सी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं 10वां नंबर में। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आइए पढ़ते हैं। यानी बेंजीन N2Cl फिर Cu बेंजीन रिएक्शन करेगा तो बेंजीन Cl प्लस N2 बनेगा। इस प्रतिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रतिकारक की सांद्रता को से स्वतंत्र है। N2 गैस का आयतन 10 मिनट के बाद 10 लीटर एवं प्रतिक्रिया की आगे लिखा हुआ नेक्स्ट में, चलिए देख लेते हैं। संपूर्णता पर 10 लीटर हो जाता है तो प्रतिक्रिया का दर प्रति मिनट इकाई में है, कितना हो जाएगा? प्रति मिनट इकाई कितना हो जाएगा? यानी ये जो एक है वो न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल को हम बताए हैं कि एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल बता दिया जाएगा। तो फिलहाल इसको रहने दीजिए, नहीं बल्कि हम टिक लगा देते हैं, आप लोग अगर चाहें तो बना सकते हैं। चलिए, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 2.303/10 log 2.0। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 11 नंबर देखिए, लिखा हुआ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु। चलिए ऑप्शन ए है प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर, ऑप्शन बी तापक्रम पर, ऑप्शन सी दाब पर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी आयु निर्भर किस पर करता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु। बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, यानी प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर नहीं होगा, तापक्रम पर नहीं होगा, दाब पर नहीं होगा, जो दिया हुआ तीनों पर नहीं होगा। चलिए 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, यदि dx/dt इज इक्वल टू KH पॉजिटिव आयन और जब pH2 से 1 करने पर pH2 2 से 1 यहाँ लिखा हुआ है, 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाती है तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगा? बताइए, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 0? 2 से 1 होने पर यानी प्रतिक्रिया कोटि 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रथम कोटि की 13 नंबर में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K की इकाई क्या होती है? समय इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या सी नंबर में लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, या डी होगा लीटर मोल इनवर्स सेकंड हो जाएगा। इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा? समय इनवर्स सिर्फ कोटि टाइम को, यानी कि प्रथम कोटि टाइम इनवर्स हो जाएगा। स्थिरांक का वेग स्थिरांक का मान समय इनवर्स हो जाएगा, समझे। आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में।
14 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी वेग इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगा बताइए, क्या हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 2 इसका 1 इसका, यानी 3 हो जाएगा इसका कोटि। ठीक है, मतलब आप लोग ऑर्डर जरूर पढ़ लेगा, यानी कोटि जो होता है ना उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का आंसर लगाने में किसी तरह से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो इस चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 इज इक्वल टू रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। क्या रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। ऐसा चीज जहाँ देखिए वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होता है। 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। ऑप्शन ए है पूर्ण दाब पर, ऑप्शन बी है उत्प्रेरक पर, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी क्या है H2 तथा I2 की मात्रा पर, या ऑप्शन डी होगा तापक्रम पर। बताइए क्या हो जाएगा? स्थिरांक Kp निर्भर करता है तापक्रम पर, यानी डी नंबर ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। समझिए। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर में 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए आप लोग के सामने है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? ए है ताप पर, बी होगा दाब पर, सी अभिक्रियाओं के सांद्रण पर, या डी संक्रियन ऊर्जा पर। चलिए सही जवाब तो बताइए। अभिक्रिया यानी सी नंबर हो जाएगा, अभिक्रियाओं की सांद्रता पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। समझे? यानी प्रथम कोटि, शून्य कोटि, ये सब जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। चलिए आगे 17 नंबर में। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्लोप यानी ढाल का मान खींचा जाता है किसके किसके बीच? ए ताप व दाब के मध्य यानी बीच, बी दाब एवं सांद्रता, या सी लॉग के तथा 1/t के मध्य, या डी ताप एवं √p के मध्य होगा। बताइए क्या हो जाएगा? सभी का याद होगा, यानी कि लॉग के तथा 1/t के बीच। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है या समय के साथ घटती है या समय के साथ बढ़ती है, या कभी घटती है कभी बढ़ती है। बताइए। शून्य कोटि का है यानी निश्चित रहेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा। समझे? चलिए नेक्स्ट 19 नंबर में गया। 19 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T हाफ यानी T1/2 का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन ए है 0.6/k, या बी होगा 0.693/k, या सी होगा 0.10/k, या डी होगा 0.93/k। क्या हो जाएगा बताइए? सभी को याद होगा, यानी बी इक्वल टू यानी बी ऑप्शन होगा, यानी 0.693/k, या जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ टाइम का मान होता है, यानी आधा समय का। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन में, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की बहुत ही भिविया क्वेश्चन लगाइए, इसको एकदम सीधा एग्जाम में छपेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कितनी होती है? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? सीधा इसको आंसर मारिए, क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेंटीमीटर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए 21 नंबर यहाँ देखिए। 21 नंबर क्या है? 21 नंबर है, अभिक्रिया ए से बी बनेगा के उसके लिए यानी के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में किसके द्वारा होगा? बताइए किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है dA/dt, बी दिया हुआ है -dB/dt, ऑप्शन सी है -dA/dt, या ऑप्शन डी होगा dAB/dt। बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाना चाहिए, यानी होना चाहिए क्या? ए होगा, बी होगा, सी होगा? इसका सही जवाब -dA/dt यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा सटीक जवाब। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर में चलते हैं। 22 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, टी हाफ अल्फा 1/a² संकेत देता है कि यह रासायनिक क्रिया क्या है? यानी ऑप्शन ए है यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, बी एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है,
या सी एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, या ऑप्शन डी एक जटिल अभिक्रिया है। बताइए क्या हो जाएगा, कौन सा तृतीय कोटि है ना, 3, यानी तृतीय कोटि एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, यानी टी हाफ अल्फा 1/a² रहेगा। संकेत क्या देगा, एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं एग्जाम मास्टर से बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। एग्जाम मास्टर का बुक बहुत ही बेस्ट होता है, आप लोग जरूर एक बार इसको इस वीडियो को प्रोवाइड कीजिए, और लिंक डाला हुआ है, पूरा करवा देंगे आपको चैप्टर बाय चैप्टर। फिजिक्स का भी करवाने वाले हैं, केमिस्ट्री का भी हो रहा है, बायोलॉजी का हो रहा है, हिंदी का भी करवाएंगे, इंग्लिश का भी करवाएंगे। चलिए तो 23 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है। दूसरे क्रम बताया, शून्य कोटि और प्रथम कोटि नहीं, द्वितीय कोटि यानी दूसरे क्रम की अभिक्रिया में के की इकाई होती है। चलिए बताइए, ए में मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, या बी होगा मोल इनवर्स लीटर, या सेकंड इनवर्स होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। 23 नंबर का सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर, सॉरी पेन और सही नहीं चल रहा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। सही से लिख दिया था, सही से कर देते हैं, यानी सही मेरा क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। आगे 24 नंबर में देखिए, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर किस पर करता है, निर्भर करता है। ऑप्शन ए परमाणु भार पर, ऑप्शन बी समतुल्य भार पर, ऑप्शन सी अणुभार पर, या ऑप्शन डी सक्रिय भार पर। बताइए इसका सटीक जवाब क्या होना चाहिए, यानी किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने का दर सक्रिय भार पर, प्रतिक्रिया करने का दर सक्रिय भार पर निर्भर करता है। समझे, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मजा आ रहा है ना, आना भी चाहिए। चलिए 25 नंबर देखते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। चलिए अभी सभी को पता है, ये सब जरूर पढ़िए जी, ये सब VVI होता है। कोटि अभिक्रिया जरूर पढ़िए, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ये जटिल कोटि, ये सब जरूर आप लोग पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में यही सब तो पूछता है, और क्या पूछेगा, समझ रहे हैं ना। और जितना भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो आपका वादा करते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में पढ़िए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभी बताया ना, क्या हो जाएगा, बताइए कौन होगा 25 नंबर में, कौन हो जाएगा। कहीं देखा यहाँ तो होगा नहीं, ये बी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, ये तो तृतीय हो गया, ए भी नहीं होगा। चलिए तो कौन बच गया, एक, यानी कि सही मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। पेन में क्या हो गया, चलिए ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। चलिए देखिए, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A + B रिएक्शन करेगा तो C बनेगा, के लिए दर है, कौन होगा, दर। देखिए आप लोग पढ़ लीजिएगा, A है, B है, C है, D है, कौन हो जाएगा, बताइए सटीक जवाब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या बोल रहा है, शून्य कोटि के बता रहा है, यानी ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यानी दर = के, ए के पावर 0 और बी के पावर भी 0, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 का क्वेश्चन है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, आप नोट कीजिए, एकदम सीधा एग्जाम में छपेगा ये वाला, समझे। बताइए, एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लिख के रख लीजिए, एकदम कन्फर्म 100% आएगा। चलिए आगे 28 नंबर में, 28 नंबर क्वेश्चन है, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है, कौन होती है, गतिज ऊर्जा, बी में स्थितिज ऊर्जा, सी में सक्रियण ऊर्जा, या डी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी दोनों। बताइए कौन सा सही है, क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा सही है। ये फिजिक्स का बात नहीं हो रहा कि गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी सक्रियण ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। चलिए आर्हेनियस समीकरण है, मोस्ट इंपोर्टेंट, लिख लीजिए, VVI है, समझ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट छपेगा आपको एग्जाम में, समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन में, आर्हेनियस नियम समीकरण बताइए आप लोग, बताइए आर्हेनियस का सभी लोग पढ़े होंगे, बताइए एकदम क्या हो जाएगा, यानी K = A × E के पावर -E A
बाई RT, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहीं जहाँ भी देखिए ये लिखा हुआ, अब सीधा इसका मारिए आंसर, समझ रहे हैं ना, यानी ये हो जाएगा सही आंसर, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, 29 हो गया, 30 नंबर में चलते हैं। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया 2O3 तो बनेगा 3O2 निम्न प्रकार से होती है, यानी O3 अभिक्रिया करेगा तो O2 प्लस O तीव्र और O प्लस O3 से बनेगा 2O2 मंद धीमा, यानी तो इस अभिक्रिया का वेग समीकरण है, कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए है के रेट इज इक्वल टू के इंटू O3 के होल टू के स्क्वायर। आगे देख लीजिए, रेट के O3 के होल टू वाइज होना चाहिए, स्क्वायर तो O2 के इनवर्स रेट इज इक्वल टू के O3 या इंटू O2 और रेट इज इक्वल टू के इंटू O3 इंटू O2 के होल स्क्वायर। चलिए बताइए इसका सटीक जवाब क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन है ना, यानी रेट इज इक्वल टू के O3 का होल स्क्वायर और O2 के इनवर्स, यानी सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 31 का क्वेश्चन है, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में रहता है? ताप गुना अधिकतर अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्नलिखित में किसके बीच होता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं VVI के रूप में। ए है 2 और 3 के बीच, बी है 1 और 2 के बीच, सी है 2 और 4 के बीच, या डी होगा 3 और 4 के बीच। तो इसका सटीक जवाब क्या होना चाहिए? ए नंबर हो जाए, यानी 2 और 3 के बीच रहना चाहिए क्या? ताप गुणक। ठीक है, आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। चलिए आज इसका खत्म कर दें, चाहे जितना क्वेश्चन हो, है ना। तो चलिए आइए 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 32 नंबर में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर ऑप्शन ए है क्या होता है? समय के साथ बढ़ती है, बी है समय के साथ घटती है, सी है समय के साथ घट या बढ़ सकती है, दोनों हो सकती है, या डी है समय के साथ स्थिर रहती है। बताइए इसका सटीक जवाब क्या होना चाहिए? आप लोग जरूर पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? यानी समय के साथ क्या होती है? घटती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा सही होगा, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है, समझे? सही जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट VVI रख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है बताया रहा है, नहीं बोला है, नहीं है बताइए, है नहीं है बताया है कि कौन नहीं है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, बताइए। पहला है, ये तो हो जाएगा पहला, दूसरा भी, चलिए दूसरा तो, चलिए तीसरा सी नंबर ये हो सकता है, डी ये भी हो जाएगा प्रथम कोटि, यानी कि कौन मेरा नहीं होगा? तो बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया इसमें नहीं है, समझे। चलिए 34 नंबर में क्या है? 34 नंबर का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया RCOOH प्लस Br2CCl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा? RBr प्लस AgBr प्लस CO2 को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है HVZ अभिक्रिया, ठीक है, बी है हंस डीकर अभिक्रिया, सी है हॉफमैन अभिक्रिया, या डी होगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बताइए क्या हो जाएगा सटीक जवाब इसका? हंस डीकर अभिक्रिया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा, यानी 34 का मेरा सही जो जवाब होगा वो बी नंबर होगा, यानी हंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, आज के सेशन में